बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप लाहौर में हैं और अगर आप ऑफिस जाने की कोशिश करें, अल्लाह करे आप इस कोशिश में कामयाब हों, क्योंकि हम जितनी मुश्किल के साथ ऑफिस पहुँचे हैं ये हम जानते हैं। और आज जो हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ गेस्ट भी है, मैं उनका तारुफ तो करवाऊँगी, लेकिन उसके पहले ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये लाहौर के हैं। और ये लाहौर के मनाजिर हैं जो सुबह, बल्कि इनफैक्ट सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है। आई गेस मेरी टीम ने तो मुझे यही बताया था कि सुबह 4 बजे, क्योंकि मैं जब ऑफिस के लिए निकली हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि बाहर तो आंधी तूफान और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन आई होप एवरीवन इज़ सेफ़। और अगर आप घरों से ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बखैर आफियत आप लोग ऑफिस पहुँचें और हमारा शो ट्यून करें। आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है जी। वैसे तो हम हमेशा से शोबिज़ की इंडस्ट्री को या कोई भी मीडिया इंडस्ट्री है, हम उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत फैंसी है, बहुत से लोग लाइमलाइट में रहते हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, क्या ज़िंदगी है, क्या जी रहे हैं। लेकिन कुछ हार्श रियलिटीज़ इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। वो रियलिटीज़ जो हैं उसका एक रियलिटी चेक ऑन एंड ऑफ हमें मिलता रहता है किसी न किसी शक्ल में। अभी कुछ अर्सा कबल हमने देखा एक बहुत ही सीनियर अदाकारा थी आयशा खान साहिबा, जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली उनके अपार्टमेंट में से और उनकी फैमिली से उनका राबता नहीं था, उनके बच्चों को खबर नहीं थी। इसी तरह से जो रोशनियों का शहर है कराची, यहाँ पे भी डिफेंस फेज 6 का इलाका है जिसमें एक फ़्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की एक जो कह लें जो कि बड़ी जानी मानी शख्सियत भी थी और अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर उन्होंने एक रियलिटी शो के अंदर पार्टिसिपेट भी किया और उसके बाद से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो हमें नज़र आई। मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन उनकी डेड बॉडी मिली और पुलिस के मुताबिक जो अदाकारा हुमैरा असगर हैं, इनकी जहां से लाश मिली है वो 2018 से उस अपार्टमेंट के अंदर तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी, अलग रह रही थी। उनकी फैमिली से उस तरह से उनका कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन 2024 से उन्होंने जो रेंट है उसका पे नहीं किया था, जिसके बाद जो फ्लैट मालिक है उन्होंने अदालत से रुजू किया। फिर पुलिस आई और उन्होंने जब देखा, पहले तो जी इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि ये लाश जो थी 20-25 दिन पुरानी थी लेकिन कल रात को जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये 6 मंथ्स के करीब उनकी जो डेड बॉडी है वो उस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थी। दैट्स वेरी अलार्मिंग एंड यू नो शेमफुल एट द सेम टाइम फॉर सो मैनी पीपल एंड सो मैनी लेवल्स, बिकॉज हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से इन कॉन्टैक्ट होते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करे होते हैं और जब वो गायब होते हैं तो हम उनसे पूछना भी गवार नहीं करती। ये सारी चीज़ें हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सा एलिमेंट इसमें यह था कि उनके वालिद और उसके भाई से जब राबता किया गया कि आप उनकी डेड बॉडी को रिसीव कर लें तो उन्होंने कहा कि हम उनकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चंद वो रियलिटीज़ हैं कि जिस पे आज हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बात करनी है और चूँकि हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फील्ड से वाबस्ता है। तो आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान भी मौजूद हैं, आप इनको टीवी चैनल्स पे तो देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त शोज़ करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, वैसे भी एक्टिव नज़र आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और आज हम इनको जब मैं बात करी थी कि नॉर्मल शोज़ में तो हम कोशिश करते हैं राबता करें, लेकिन आज चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई रियली वांटेड कि इस पर्सपेक्टिव से भी हम बात करें। हमारे साथ शजिया नियाज़ी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमला, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने ख़राब वेदर के अंदर आप आई हैं। बस आपकी मोहब्बत में और फिर जो आपने टॉपिक बताया है तो मुझे लगा कि नहीं ये ज़रूरत है इस बात पे। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और इसके साथ साथ जी कराची से मेरी एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त भी हैं, एक बहुत ज़बरदस्त एंकर भी हैं और वो भी बड़ी वोकल रही हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर और इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने के लिए अलीना फारूक शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई विश के इतना हैप्पी एंड जॉली आगाज होता मॉर्निंग का। मैं देख रही हूँ आपने दिखाया लाहौर में मौसम भी बड़ा अच्छा है, बट व्हाट इज सैड डे मिला कि कितनी ऐसी बरसातें गुजरी होंगी, कितनी ऐसी सनशाइन गुजरी होगी, कितनी ऐसे दिन गुजरे होंगे जिसमें हुमैरा पड़ी होगी और आपको, मुझे और कई दोस्तों को जो आज सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर बातें अफसोस का इजहार कर रहे हैं, बट पता नहीं चला होगा। So yeah, thank you for having me for this topic. That's so sad. You are so right. जितनी बात करें कम। That's so sad. You're so right. मैं ज़रा शजिया से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। शजिया,
हम सब कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और हम सब जानते हैं कि इसके बहुत सारी जहाँ पे एक फैंसी एक इमेज है लोगों की नज़रों में, ग्लैमर और सारी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम ये कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिस पे हम बात नहीं करते। और अब जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके बाद शायद हम सब डिस्कशन बनाते हैं। पहले तो हम ज़रा सा, मुझे अब ज़ाहिर है मैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने के लिए रियली वांट कि आप एक ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, हम सब कहीं ना कहीं इस सारे के अंदर वी आर द पार्ट ऑफ इट समहाउ। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ऐसा ही है अलीना। मुझे लगता है कि शायद जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं या हम कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको शायद लग रहा होता है कि सब बहुत अच्छा है, बिकॉज हम एक साइड दिखा रहे होते हैं यूजुअली। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी का, कि कुछ नॉर्मल, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सब अच्छा हो। हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, और ये हर बंदे की चॉइस होती है कि वो सोशल मीडिया पे कौन सा एस्पेक्ट दिखाता है। तो बाज़ दफ़ा शायद मुझे लगता है कि हम इतने ज़्यादा, हम लोगों के लिए भी बहुत फैंसी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं कि उनको भी ये लगता है कि सब बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं हम रोल प्ले करते हैं वो एंजाइटी ट्रिगर करने में भी। मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी थॉटफुल वाइल पोस्टिंग, क्योंकि अगर आपके बहुत फैंस हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग है तो उसके साथ साथ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप किस किस्म का कंटेंट और क्या चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, और आप अपने जो चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और मुझे लगता है दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें शायद ये रियलिटी चेक है जो वाक़या हुआ, और उससे पहले भी आपने जिस तरह से आयशा खान साहिबा का मेंशन किया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन इसके साथ एक रियलिटी चेक भी है कि बहुत ग्लैमर, बहुत लगता है बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत लोग चाहने वाले हैं, लेकिन आप रियलिटी में कितने अकेले हैं और कैसी कैसी जंगें बहुत जगहों पे आप लड़ रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है दूसरों को। और जो ज़रूरी नहीं है, कहते हैं ना कि हर स्माइल के पीछे ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई खुश है। गॉड नोस कि उसके पीछे वो कितनी कितनी फाइट्स हैं जो वो उस टाइम में लड़के आके बैठ के मैनेज करके उसने स्माइल किया होगा। The battles within you, and you know, I think ये चीज़ जो आप अभी बात करी है, मैं अलीना से भी इसका कमेंट चाहूँगी। अलीना, ये जो भी शजिया ने भी बात की है, हुमैरा अजहर का जो एक केस है, ये ऑन सो मेनी लेवल्स हमारी सोसाइटी की हार्श रियलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक खातून जो अकेली रह रही थी 6 माह से, वो किसी से राबते में नहीं थी, एंड नोबडी इवन बॉदर्ड एंड चेक ऑन हर, और किसी ने उस पर, और उसके साथ साथ फिर उनकी फैमिली का जो रिएक्शन था, दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। आई रियली वांट कि आप भी इस कॉन्वर्सेशन के आगाज़ में बताएं कि ये जो पहलू हैं अफसोसनाक, जिन मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करना और बात करना इसके ऊपर। अच्छा अर्मिला, मैं इस पूरे के पूरे वाक़े को 3 नज़रियों से देखती हूँ, 3 एंगल से देखती हूँ। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से हुमैरा की मौत हुई, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो 2018 से अकेली रह रही हैं, वो अकेली थी, वो वहाँ पर अकेली रहती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरी राय में अकेला रहना मसला नहीं है। हम उसमें से बहुत से लोग हैं किसी वजह से, किसी मजबूरी से या किसी भी चॉइस के तहत हम अकेले रहते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जदीद दौर है इसके अंदर आप इतने कनेक्टेड हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो जैसे अभी शजिया ने बात की, या फिर आपके फोन है आपके पास, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो आपके पास हर वक्त एक सेलुलर फोन आपके ऊपर है, आप उसे टेक्स्ट कर सकते हो, आप चेक इन कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, राइट? सो यू आर कनेक्टेड 24/7, उसमें कोई भी रियली अकेला नहीं है। बट ऐसे में आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी फैमिली आती है, आपके माँ बाप आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, उनका रोल, वो कितने कनेक्टेड हैं आपसे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से मुराद एक वो फैमिली दैट यू आर बोर्न इनटू, एक वो फैमिली दैट यू चूज, यानी आपके दोस्त, राइट? और एग्जैक्टली, और शोबिज इंडस्ट्री से आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि
दोस्त अहबाब होंगे, चकाचौंध, क्या जबरदस्त आप सोशलाइज करते होगे, बाहर जाते होगे, काम करते होगे। अब जो हम लोगों का आपका काम है, इवन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम भी है, वहां पर भी एक शख्स से तो बराह रास्त आपका ताल्लुक नहीं होता। एक जगह पर आप जाते हो तो 5,000 लोग होते हैं, कुछ नहीं तो आपके मेकअप आर्टिस्ट दे चेक इन ऑन यू, आपके प्रोड्यूसर्स दे चेक इन ऑन यू। तो वो राब्ता ना होना और वो इतने लंबे अरसे से ना होना, जैसे अभी आपने भी बताया रात को जब ये तफसीलात आई, कल बड़ी दिलखराश वीडियो थी जो हमने देखी और ये उससे अज्यूम किया जा रहा था कि काफी अरसे पुरानी है लाश है, लेकिन कल जो तफसीलात आई हैं ऑब्वियसली कंफर्म कि 6 महीने से लाश पड़ी हुई थी और किसी को पता नहीं चला। ये बड़ा अलार्मिंग है इन इटसेल्फ। नंबर 1, ये तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि उस फ्लैट के अंदर क्यों किसी ने उसको फील नहीं किया, क्योंकि लाश पड़ी होती है, उसकी बड़ी बू होती है, ये क्यों नहीं पता चला। फिर 4 महीने से 6 महीने से किसी से राब्ते में नहीं थी, उनको लोग ये डिटेल्स आ रही हैं व्हाट्सएप कर रहे थे, उन्होंने सीन नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनकी कमिटमेंट्स थी जिनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी ने चेक इन क्यों नहीं किया। तो इसका सबसे पहला एस्पेक्ट कि हम लोगों पे चेक इन क्यों नहीं करते। हमारी बड़ी प्यारी रिवायात होती थी अर्मिला, हम ना कोई फ्लैट है या घर है, साथ वाले होते थे ना पड़ोसी, तो जाके कुछ 2-3 दिन बाद गप लगा लेते थे, दीवार के ऊपर से हेलो हाय कर लेते थे, आते जाते क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है, कुछ खाना स्पेशल आपने घर पे बनाया तो भिजवा देते थे। अब कुछ जमाना ऐसा हो गया है और कुछ हमारी इसमें गफलत है, और आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर कि हमें वो चीजों को वापस जो है ना वो जाना चाहिए। कुछ नहीं, आप आते जाते अपने साथ वालों से, अपने घर वालों से, अपने घर के आसपास जो लोग हैं उनसे पूछ ले, फोन पे पूछ ले, just keep checking in. That brings me to the second aspect that you mentioned. Yeah, sure. ठीक है, जो भी हो गया, हम इस मुल्क में बड़ी बात करते हैं माँ बाप के हुकूक की, घर वालों के हुकूक की, कैसे आपने एक अच्छा बच्चा बनना है, सबके हुकूक पूरे कर रहे हैं, बट औलाद के हुकूक क्या। मुझे इतनी पर्सनली तकलीफ हुई है अर्मिला जब उसके वालिद ने कहा कि मैं अपनी मरी हुई बेटी को, जिसकी हालत आप देख रहे हैं क्या है, मैं उसकी लाश को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसको दफनाऊंगा नहीं। मतलब इमेजिन कितना बुरा कर लिया होगा उस बच्ची ने, वो डेड बॉडी को आप ऑनर नहीं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती है। और उसका कसूर क्या था? दुश्मन खुदा ना खास्ता उसके घर फौतगी हो जाए ना, आप कंधा देने के लिए जाते हो, आप सपोर्ट के लिए जाते हो, लेकिन आप अपनी सगी बेटी को, मतलब ऐसा क्या हो गया? सिर्फ इतना कि वो एम्बिशियस थी, उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसका जो दिल चाहता था, जैसे दिल चाहता था, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो चली गई घर से बाहर, हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो वो जिंदा नहीं रही। तो अब एटलीस्ट हमें इस चीज के ऊपर भी बात करने की जरूरत है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस किस्म की अनरियल एक्सपेक्टेशंस मत बांधे, और दूसरा कि अपने बच्चों के सपोर्ट बने, कि हो सकता है उसके साथ कोई राब्ते में होता, कुछ होता तो आज वो स्टेट में ना पहुंचती है। क्या पता, हमें वैसे पता नहीं है इस बात का, लेकिन क्या पता उसको यही गम खा गया हो। आई एग्री, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, देखो ना, आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यू आर सो राइट कि हमें नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट, और रात को भी जब मैं ये पढ़ी थी कि उसके वालिद ने मना कर दिया है या भाई ने मना कर दिया है, मतलब मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि उस लड़की ने कितना बुरा कर दिया होगा अपने घर वालों के साथ, उसने क्या ही कर दिया होगा कि आप उसकी डेड बॉडी रिसीव करने को तैयार नहीं है। मतलब उसका कसूर सिर्फ यही था कि उसने अपनी लाइफ की ऑप्शंस चूज कर ली कि उसने क्या चूज करना है अपनी जिंदगी में, क्या एम्बिशंस हैं उसके, जो आप चाहते हो वो नहीं करी। भाई एक ये प्रेशर अर्मिला जो बच्चों पे होता है ना, कि जो पेरेंट्स ये धौंस देते हैं कि उनका राइट है कि जो वो चाहेंगे वो बच्चे बने, नहीं, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। यस, अपने बच्चों को अगर आपने पैदा किया, ठीक है, तो फिर ये साथ आप इस चीज में लेकर आए। मेरे बात से बहुत सारे पेरेंट्स शायद इख्तलाफ करेंगे या हम उस चीज़ को करें, बिकॉज ये वो हाई टाइम है कि हम ये छोटी सी बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी औलाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि तुम हमारी मर्जी से करो, आप उसको इस दुनिया में अपनी मर्जी से लाए थे,
your kid never opted for coming into this world without your consent. आप अपनी मर्जी से उस बच्चे को आपने पैदा किया, अब he has the right, he has the life. इस बात पे हम करेंगे हमारे साथ। Can I add on जी to जी it? जी जी बिल्कुल, अगर आप मुझे इजाजत, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यार इसमें हम एक बड़ा एस्पेक्ट मिस कर रहे हैं, इज्जत। हम ये जो बना लेते हैं ना, और यहाँ पर भी आई एम श्योर यही एस्पेक्ट होगा कि हम अपनी इज्जतों का भार, और ज्यादातर जो वालिद होते हैं ना, वालिद भाई, ये अपनी इज्जतों का भार अपनी बेटियों के ऊपर डाल देते हैं। आप देखिए ना, अभी कल परसों खबर आई है कि किस तरह से एक टिकटॉकर को भी मार दिया उसके बाप ने, बिकॉज शी रिफ्यूज टू डिलीट हर टिकटॉक अकाउंट। कितने वाकयात है हमारे पास इस तरह के इस मुल्क के अंदर। हम ये झूठी इज्जतें, हम ये झूठी अनाएं, ये सब कुछ अब पता नहीं कहाँ पर लेके जाएंगे, और ये मतलब किस मुंह से हम जो है ना वो ये सब कुछ दिखाएंगे जब हम लोगों के दिल दुखा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें साइकोलॉजिस्ट भी ज्वाइन करनी है, डॉक्टर ताहिरा मलिक। हम ज़रा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। अलीना फारूक शेख और शजिया न्याजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं उस हवाले से, चूँकि कॉन्वर्सेशन उस हिसाब से, ताहिरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी शजिया और अलीना बात कर रहे थे, दैट्स द वेरी हार्श रियलिटी। अब मैं चाहूँगी इस एस्पेक्ट की तरफ भी हम आए कि हम सब कहीं ना कहीं अपने करियर्स के अंदर एक्सेल कर रहे हैं, और हर सेलिब्रिटी हो या शोबिस से वाबस्ता शख्स हो, वो अपने एक पीक देखता है और उसके बाद कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सब पे डाउन आना है। और इवन हम भी अपने करियर्स में कहीं ना कहीं गायब होंगे स्क्रीन से, और हम अपने चेहरे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, एवरीथिंग। जब हम पीक पे होते हैं तब हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं, लेकिन जब खुदा ना खास्ता हम पे कोई डाउनफॉल आता है, जैसे अभी अलीना जिक्र करी थी, टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब लोग हैं, फिर कोई राबते में नहीं रहता। और वो उसके बाद हम सोचते हैं कि जी हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम दिया इस प्रोफेशन को, और अब हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अरमला, मैं इस वाक़ये को कुछ दूसरे नज़रिए से देखती हूँ। देखें, हम लोगों ने दो तरह की दुनिया बना रखी है। एक है फेक वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं, जो हम पोस्ट कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं कि हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, और एक वो दुनिया है जो असल में एक्चुअल में हम जी रहे हैं। उसमें हमारे इमोशंस भी हैं, उसमें रोना भी है, उसमें हंसना भी है, उसमें क्राइसिस भी है। लेकिन क्राइसिस तो हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बता तो नहीं रहे हैं, हम सबको ये बता रहे हैं कि वी आर फाइन। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो घर में टूटे हुए हैं, बट स्टिल जैसे ही लोगों के सामने जाते हैं वो अपना एक मास्क वेयर कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया कैसे, और मैंने रात को जब पढ़ा और मेरे लिए सोच ये थी कि ये दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये मेरे लिए नई बात थी कि 6 महीने, एक हफ्ता 10 हफ्ते वाली न्यूज़ मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखी हैं और सुनी भी हैं कि एक हफ्ता पता नहीं चला, लेकिन एक हफ्ते के बाद कोई ना कोई था जिसको कंसर्न हुआ कि भाई ये बंदा गायब क्यों है। वो आपका ग्रॉसरी वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, आपने जिस रेंट में घर लिया हुआ है वो मालिक मकान हो सकता है। एटलीस्ट कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई राब्ता तो करता है। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये बंदी जो इतनी नामवर जो है, वो माशाल्लाह उन्होंने मॉडल थी, एक्ट्रेस रही हैं, एक ग्लैमरस लाइफ थी, उनको किसी ने राब्ता नहीं किया, रिप्लाई नहीं आया अगर, तो कंसर्न किसी को नहीं था। लाइक हम कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अगर डाउनफॉल और भी आ भी गया, दोस्त तो बनाता है इंसान। एग्जैक्टली वो उससे दिखता ये है कि शायद उनकी दोस्तियाँ नहीं थी। देखिए, हमारे क्राइसिस चलते हैं, आप मुझे बताएं, हमारे कोई दोस्त, कोई ना कोई तो दोस्त होता है ना ज़िंदगी में। एब्सोल्युटली। किसी ने भी राब्ता नहीं किया, किसी ने कंसर्न शो नहीं किया। 2024 से रेंट नहीं मिला और वो मालिक मकान ने क्लेम नहीं किया उसने। देखिए ये कैसे पॉसिबल है। वो दरवाज़ा नॉक करके आया नहीं है, वो अगर भेज रहा है पेज वगैरह, ये बड़ा सस्पिशियस सा केस है। और दूसरी तरफ लम्हा फ़िक्रिया ये है, बीइंग जो है वो नेशन, बीइंग सोसाइटी, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
कि सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस जो है, मैंने बहुत सी लड़कियों को डिवोर्सेस लेते देखा है, बहुत से लोगों के घर टूटते देखे हैं इस बात पे कि हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं मिल रही। ये इसी ही इंडस्ट्री का दूसरा रुख ये है जो हम अभी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको रियल फ्रेंड्स बनाने हैं, रील फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। रियल फ्रेंड्स विल नॉट गोना नॉक योर डोर। ये क्रक्स है इस बात का डॉक्टर तारा जो आपने की है। शजी, आई रियली वांट कि आप भी इस पे कमेंट करिए। जो पहला मेरा क्वेश्चन था कि हम सब कहीं ना कहीं माशाल्लाह आप भी अपनी करियर में पीक पे हैं, अलीना इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, हमारी लाइफ में भी ये फेज़ आना है। आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट फेज इन अ वे कि हम भी शायद हमारे पास ये जॉब नहीं होगी या हम अपने करियर में हम एज कर जाएंगे, हमारी रिप्लेसमेंट्स आएंगी। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट या हम इस चीज़ को एज अ शॉक ही अपनी ज़िंदगियों में एक्सपीरियंस करने वाले हैं? आई थिंक अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है, आपके जैसे अलीना कह रही थी कि आपके अपने फ्रेंड्स, आपका जो सर्कल है, बेसिक जो आपको सपोर्ट है, अगर वो साथ है ना तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। और जब ये रियलाइजेशन हो ना कि अच्छा ठीक है पीक आ रही है, फिर एक टाइम आएगा जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने डाउनफॉल में भी जाना है। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक दिस लाइज के ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो अभी डॉक्टर साहिबा ने भी जो बात की है, जिसमें मैं भी बात करना चाहूँगी कि मेक योर रियल फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ रील फ्रेंड्स। हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर खो गए हैं और इस कदर खो गए हमें लगता है कि जितनी हमारी फ़ैन फॉलोइंग है शायद सारे हम कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या है, अलीना ये कह रही थी कि यार किसी ने चेक नहीं किया, आपके पास फ़ोन है, इट्स सो ईजी लोगों को एक्सेस करना। लेकिन क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने सोशल मीडिया, हमारे पास फ़ोन है, अरमला मुझे बताया आपके पास फ़ोन है, कितना टाइम आप स्क्रॉलिंग में लगाती हैं? बहुत कितना टाइम हम इंस्टाग्राम पे वैसे ही चेक कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ के हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ हम रियल कन्वर्सेशंस कर रहे हो। हमने अगर अपने घर में भाई बहन को कुछ कह रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली 4 लोग बैठे हैं, वो आपस में फ़ोन से कनेक्टेड हैं, बट वो जो एक फेस टू फेस रियल कनेक्शंस हैं वो कहीं खो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या ये जो वाकया हुआ है, ट्रेजेडी हुआ है, इट्स अ रियलिटी चेक हम सबके लिए, हम सबके लिए कि वी नीड टू थिंक, वी नीड टू सिट कि हमने किस तरह से एक सोल चला गया, पता भी नहीं चला, 6 महीने गोस्टेड और nobody bothered। उसकी एब्सेंस कैसे नहीं किसी ने फील की होगी यार। मतलब उसके फ्रेंड्स होंगे, उसकी बहनें थी 2, इवन उसके भाई थे, चाहे बहुत बड़े डिफरेंसेस हो, बट कैसे 6 महीने से बंदा आउट है। और आपको नहीं पता लगा। आई एम श्योर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी कहीं ना कहीं होंगी। जिम जाती थी, बहुत फिटनेस फ्रीक थी, किसी ने फील नहीं किया और किसी ने टाइम नहीं निकाला कि यार मैं पता करूं, मुझे नजर नहीं आई हुमैरा इतने अरसे से। सो आई थिंक ये हम सबके लिए है कि टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। अगर कोई खामोश हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा, जस्ट चेक ऑन इट, थोड़ा सा टाइम निकालें। ठीक है अलीना, टॉकिंग अबाउट रियल फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम यू वोंट मैसेज मी फॉर 2 days, यू हैव टू थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली। आप ये मैंने ऑन एयर अपनी दोस्त को ये मैसेज दिया अलीना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैसेज यू लास्ट नाइट यू स्लेप्ट। लेकिन मैं ऑन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई एम सो सॉरी, बट मैं ना इसमें कुछ कहना भी चाहती हूँ और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। हम यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले तो ये जो बात हो रही थी ना कि क्यों किसी ने चेक इन नहीं किया, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक। या श्योर, हम बड़ी बात करते हैं फ्रेंड्स की, हम बड़ी बात करते हैं लोग चेक इन करें, हम बड़ी बात करते हैं राब्ते में रहें। लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन इट हैज टू बी सेड, हमने काइंडनेस छोड़ दिया है। वी हैव स्टॉप्ड बीइंग काइंड। हम इंसानों के लिए जिंदगी तंग कर देते हैं, और खासकर मीडिया प्रोफेशंस में और कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हम बैकबाइटिंग करते हैं, हम गॉसिप करते हैं, हम हार्मफुल चीजें करते हैं, इतनी हार्मफुल कि जिससे लोगों के करियर तबाह हो सकते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर असर पड़ सकता है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी एवरीबडी विल बी ओके विद अस, मतलब हर कोई आके ओपन अप करेगा। ऐसा नहीं होता। ये इस जमाने के अंदर थोड़ी सी अनरियल एक्सपेक्टेशन भी है। दैट ब्रिंग्स मी बैक टू, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें अगर इस तरह की कोई आपके साथ कैफियत है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि
डाउनफॉल, राइट? हम सब के ऊपर डाउनफॉल आना है. इट्स नॉट अबाउट द डाउनफॉल. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, Armila, you know this. I don't know if anybody watching knows this or not. I'm very vocal about it. मैं अपनी पीक के ऊपर थी. मैं जबरदस्त काम कर रही थी. मैं पूरा दिन सुबह 12 बजे की बुलेटिन से इन होती थी, रात को 9 बजे का बुलेटिन करवा के घर जाती थी. ना सिर्फ मैं न्यूज कर रही थी, मैं शोज कर रही थी, मैं बाहर जाती थी, आउटडोर कवर कर रही थी. आई वॉज एट द पीक एंड आई वॉज लिविंग माई लाइफ. आई वॉज थ्राइविंग. आजकल हम ये Yes, बड़ा यूज कर रहे हैं yeah. ना. I was hustling, Yeah. right? So I was literally hustling. लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था You ये didn't किसी को नहीं realize. पता था. Yeah. मैं मतलब even I didn't realize exactly. Yeah. मैं बाहर जाती थी, मैं खुश थी, मैं काम कर रही थी, कोई मसला नहीं था. मैं घर आती थी, it was like a switch. Yeah. Yeah. एक स्विच ऑफ हो जाता था. और मुझे इतने एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स होते थे, मैं खुद नहीं पिन पॉइंट कर पा रही थी ये क्या हो रहा है. Yeah. और मैं अपनी पीक पे थी. Yeah. मैं किसी को बताती थी या मैं किसी से कहती थी तो सब मुझे शट डाउन कर देते कह के तुम्हें क्या किस चीज मसला की है? कमी है भाई. हाँ, तुम्हें क्या घर-बार मसला अच्छा है? है. Yeah. इतनी सब तुम कुछ जबरदस्त अच्छा स्क्रीन है. पे आ रही हो, खूबसूरत, जवान, क्या चीज, मतलब apparently, Yeah. right? Yeah. Yeah. Nobody knew what was going on in my head until and unless I read up about it. Yeah. Until and unless मेरे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे थे, मेरे दोस्तों ने रियलाइज किया. और अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया या कुछ रियल फ्रेंड्स, यस, बट मैं कराची में हूँ, मेरी दोस्तें सारी लाहौर में है, राइट? Yeah. माय बेस्ट फ्रेंड लिटरली कॉल्ड मी अप एक दिन और उन्होंने कॉल करके मुझे ये कहा कि क्या मसला है, Yeah. तुम Yeah. ये चीख चिल्ला क्यों रही हो? मैंने देखा तुम्हारा हर वॉइस नोट आता है, तुम उसके ऊपर चीखने शुरू हो You जाती sound तुम frustrated. चिड़चिड़ी हो गई हो. Yeah. तुम बोलने एग्जैक्टली Yeah. मसला क्या है? और उसने मुझे रियलाइज करवाया कि कुछ मसला है. ये जो मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ ये नॉर्मल नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ. ये जो मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है ये मैं नहीं, ये अलीना नहीं है, ये कोई स्विच है जो ऑफ हो जाता है, ठीक है. जो कोई और पर्सनालिटी है. और उसके बाद आई वेंट ऑन टू आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प. Yeah. और वो जो आपको एक बदलाव लेके आता है ना, बिल्कुल सही. एक प्रोफेशनल के पास जाना, उससे बात करना, वो आपको एक मुस्तनिद एडवाइस देगा. एज फ्रेंड्स, एज कॉलीग्स हम गाइड कर सकते हैं. और आई थिंक इस चीज की अवेयरनेस भी बड़ी जरूरी है Yes. उठाना. कि आपको आप- इमोशनल सपोर्ट तो मिल सकती है लेकिन प्रोफेशनल सपोर्ट की Yes. बहुत जरूरत है. टॉकिंग अबाउट Exactly. प्रोफेशनल हेल्प, चूंकि डॉक्टर तायरा भी हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर तायरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको अपने बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस लग रहे हैं, अगर आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर होम यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ, राइट? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज Yes. सिम्टम्स इन टॉक टू अ प्रोफेशनल. Yes. इस पे अभी बात मिस अलीना ने जो बात की बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन आपने बात की है कि ये टैबू है. हमें लगता है थेरेपिस्ट के पास गए, ओह इसका मतलब ये है कि हम मेंटली ठीक नहीं है. और ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन अगर जा रहा है तो हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचा जाए, जबकि हमें इस टैबू को ब्रेक करना है. हमें लगता है कि जो हमारे दोस्त हैं या हमारे वालिदैन हैं या हमारी बहनें हैं, भाई हैं, ये दे कैन फिक्स आवर सेल्फ, बट इट्स नॉट रियल. दिस इज नॉट रियलिटी. नो वन कैन फिक्स यू अनटिल एंड अनलेस कि वो आपको जानता ना हो, अनबाइस्ड हो. आप अपनी बहन के लिए बाइस्ड हो सकती हैं, शायद आप उस तरह से मशवरा ना दे सकें. बिल्कुल सही. थेरेपी का एक रूल है कि अगर इवन बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं अपनी फैमिली को थेरेपी नहीं दे सकती. बिल्कुल सही. तो आपको एक प्रोफेशनल ही फिक्स करेगा. आप जिस पजल में खोए हुए हैं उस पजल का सलूशन उस प्रोफेशनल हेल्प से ही होगा जो उसका उस फील्ड का जो माहिर है. बिल्कुल सही. और इसमें बुराई क्या है? जब हम बीमार होते हैं, ड्रिप्स लगती हैं, तो लोग पिक्चर्स लगा रहे होते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई. लेकिन जब हमारे दिमाग में एक जंग चल रही होती है, मेरी रूह और मेरा ज़मीर जो है वो आपस में लड़ रहा है और मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है. But it's just a reaction of it's a chemical reaction which needs to be fixed. Yes. तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? Yeah. जस्ट गो. ये जो भी to अलीना doctor. एक पर्सनालिटी के हवाले से बात की थी डॉक्टर तायरा के, दिन में हम नॉर्मल हैं, हम सब नॉर्मल हैं, हम काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वी आर एट आवर बेस्ट, यू नो. लेकिन जैसे हम घर जा रहे हैं, हमें कोई जो कह लें कुछ टाइम अकेले मिला है, कुछ भी है,
हमारा स्विच ऑफ हो जाता है और हम कोई और पर्सनालिटी बन जाते हैं। ये आजकल बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, व्हाई इज दैट सो? मैंने स्टार्टिंग में जब बात स्टार्ट की तो मैंने कहा कि बेसिकली ये मामला दो तरह की दुनियाओं का है। एक वो दुनिया जो हम बना के चल रहे हैं और एक वो दुनिया जो हमारी अपनी रियल है। ये स्विच वो हो रहा है कि यहाँ पे हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे हमने खुद को प्रेजेंट करने का प्रेशर नहीं है, हम जो हैं वही हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम अकेले होते हैं तो जो इंसान अपनी आप कह लें कंपनी इंजॉय करने लगता है ना, वो बड़ा मजबूत इंसान होता है। लोग जो हैं क्या करते हैं, अगर वो अकेले हो जाएं तो वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं अकेला हूँ। बाहर स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, राइट? अपने आप को एक्सप्लोर करें और अगर आप थक गए हैं कोई मसला नहीं है, आप पार्क में जाएं, दोस्त बनाएं, जिम में जाएं, दोस्त बनाएं, और लोगों से बात करना स्टार्ट करें। हमने अच्छा वैसे can I ये say तभी हो सकता है something? जब हम मेंटली इतने स्ट्रांग और फिट जी अलीना क्विकली ऐड कर दें, फिर हम शज्जा से भी कमेंट ले लें। Can I say something? I mean, हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं दोस्तों के ऊपर। कई लोग हैं जिनके दोस्त नहीं होते हैं, that's absolutely fine too। सपोर्ट सिस्टम आपका मुख्तलिफ तरीकों से होता है। हम ऐसे एवेन्यूज क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर कॉमन बना सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को कॉल करूं, मेरा वो दोस्त नहीं हो बट वो मेरे दिल में जो चल रहा है वो सुन ले। कई दफा हम अपने डीपेस्ट डार्क के सीक्रेट से अंदर जो चल रहा है वो हम दोस्तों से भी नहीं कह सकते, घर वालों से भी नहीं कह सकते, राइट? तो हमें इस चीज को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। मेरे पास इतनी आसानी से दस्तयाब हो कोई क्लिनिक, कोई जगह, कोई इंस्टीट्यूट, कोई फोन कॉल के ऊपर ऐसा क्लिनिक जिसको मैं कॉल करूं और मैं कहूं मेरा ख्याल है मैं सही नहीं फील कर रही, I need to vent out, right? कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मतलब हम एक इंतहाई दर्जे पे ले जाते हैं ना कि डिप्रेशन है। हर एक को डिप्रेशन नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। बड़े दर्जे होते हैं मेंटल इलनेसेस के। यू कैन, हमारी आज की लाइफ इतनी हेक्टिक है कि इट कैन जस्ट बी स्ट्रेस, राइट? बिल्कुल सही। इट कैन जस्ट बी एंजाइटी, इट कैन जस्ट बी बर्नआउट। बिल्कुल ठीक है। तो sometimes you just need someone to listen to you। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैंने हर बंदे को ये कहते सुना है मुझे डिप्रेशन होगा, एंजाइटी हो गई, पैनिक अटैक हो गया। इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो अपने आप को? सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना है। देखिए, डिप्रेशन की एक क्राइटेरिया है। आप ये जो फील कर रहे हैं उस क्राइटेरिया में कम से कम अगर 8 हमारे पास ऑप्शंस हैं, आपके 5 ऑप्शंस मीट होने चाहिए और कम से कम 2 हफ्ते से वो चलते रहें। एंड इट विल लीड टू डिप्रेशन। ये कोई वो नहीं कि डायरेक्टली आपको भी डिप्रेशन कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं शज्जा पे कमेंट कुछ तरह से कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस है और बी काइंड टू पीपल। शज्जा, आई रियली वांट कि आप इसमें ऐड करो, क्योंकि अलीना की और जो अभी डॉक्टर तायरा की कॉन्वर्सेशन थी जिसमें हम सब कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि फ्रेंड्स होने चाहिए। There is a family support that is the most important support in your life. If your family, your partner, or maybe whatever you are in relationship with, आपका जब तक वो सपोर्ट सिस्टम, अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमने भी बहुत दफ़ा सुना है फैमिली सपोर्ट नहीं करी, फैमिली सपोर्ट नहीं करी। क्यों सपोर्ट नहीं करी? हम अभी तक इस इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से बाकी प्रोफेशंस है उसी तरह से ये भी एक प्रोफेशन है। अगर हुमैरा के केस में मैं देखिए तो फिर भी बीइंग अ जर्नलिस्ट वो कहते हैं कि हर पेरेंट्स वर ओके, लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्री है ड्रामा या फैशन, उसके लिए दे वर नॉट ओके। ये अभी तक एक टैबू है। बहुत सारे लोगों की एक सोच है कि कोई रिस्पेक्टेबल शायद फैमिली से लोग आते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारे, बल्कि मैं कहती हूँ एग्जैक्टली कि सब पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। प्रोफेशन गंदे नहीं होते, आपकी सराउंडिंग्स, आपके लोग होते हैं दैट मेक्स थिंग्स बेटर और वर्स। तो शायद ये इवेंचुअली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ शायद आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद, जैसे पहले लोग इतने नहीं आते थे ओपनली, अब आना शुरू हो गए हैं, तो शायद वक्त के साथ इस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस आ जाए और इस प्रोफेशन की भी एक्सेप्टेंस आ जाए कि नहीं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब मुझे लगता है कि स्टार्ट ही यहीं से होता है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी अपब्रिंगिंग से, आपकी फैमिली सपोर्ट से। फ्रेंड्स तो बाद में आते हैं ना। तो अगर आपने अपने बच्चे की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आसान हो जाता है जब वो दुनिया में निकलता है तो इन चैलेंजेस को
फेस करने में। सो ये पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग, उनकी मेंटल हेल्थनेस पे और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। पेरेंट मैनेजमेंट है कि पेरेंट मैनेजमेंट करने की भी बहुत ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ये होता है हम अपने इमोशंस में हम अपने बच्चों को ड्रैग कर देते हैं उसमें। अगर हमें गुस्सा है, मी बीइंग अ मदर, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विद माई डॉटर कि अगर उसकी पर्सनालिटी एक डेवलप हो रही है और वो मुझे देख के कर रही, उसकी एक एक दुनिया के बारे में एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, सबसे पहले ऑब्वियसली वो घर से अपने पेरेंट्स को ही देखती है ना, एंड हाउ दे आर कोपिंग थिंग्स। तो अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर आपने अपने बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग में किस तरह से रोल प्ले करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली आप अगर उस पर बाउंड कर दो कि भाई आप चाहते हो, आप एक बच्चे को आपने पैदा किया और आपने सोच लिया है, रोबोट नहीं है वो कि उसको मैंने ये बनाना है, उसको मैंने कहना है बैठ जाओ तो वो बैठ जाए, उसको मैं चाहता हूँ अब वो हंस से खुश हो तो उसको खुश होना चाहिए। नो, लेट देम एक्सप्लोर। एग्जैक्टली। सो फैमिली सपोर्ट इज एवरीथिंग। मुझे तो लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए आप जो कुछ हो, you come from that आपका बैकग्राउंड क्या है। Absolutely. अलीना, concluding this topic, I really want कि आप इस पे ऐड करें। आपने भी एक जुमला बोला, just be kind to everyone. Kindness is the rare thing now. These days हम सब कहीं ना कहीं kind नहीं है और हमारे बहुत सारे ऐसे factors। Sorry, thank you. तो अलीना, इस टॉपिक को conclude करते हुए what do you want to add? I just want to add कि यार दोस्त हो नहीं हो, आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, बस आप काइंड हो जाएं। आप अपनी पर्सनालिटी को किसी के लिए नुकसानदेह ना बनाएं। आपको नहीं पता कोई किस तरह से आज के जमाने में ट्रिगर हुआ है, किसकी क्या ज़हनी कैफियत चल रही है। आपकी एक छोटी सी बात, यहाँ तक कि हम रोड पे जाते हुए किसी को कभी हेलो बोल दो, आपको पता नहीं है ना कि ये किस तरह से किसी को अफेक्ट कर जाएगा। किसी का पूरा दिन खराब हो सकता है और उसका वो जो एक स्विच है ना वो ऑफ हो सकता है आपकी इस हरकत की वजह से। तो आई थिंक ये हम वाकयात होते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे इसके ऊपर किसी भी एंगल से आप ले लें, लोगों के साथ आप अपना दिल में रहम लेके आए, लोगों के साथ काइंडनेस, जिस तरह मर्जी, जिस मर्जी शेप में, वट एवर योर मैनिफेस्टेशन, बी काइंड टू पीपल। लवली, लवली, व्हाट अ ग्रेट मैसेज। ट्राई टू मेक लाइफ इजियर फॉर पीपल। हाँ, ट्राई टू मेक लाइफ इजियर फॉर पीपल। Live and let others live. Live and let others live. Be kind. That's the crux and the moral of this story. थैंक यू वेरी मच शजिया, बहुत शुक्रिया। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह ज्वाइन किया, जो कि आपके लिए खासा मुश्किल काम था, बट यू मेड श्योर कि आप टाइम में। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। डॉक्टर ताहिरा, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। ऑब्वियसली इस टॉपिक को कंक्लूड हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप आज से इस वाक़े से वी नीड टू लर्न कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे हम बहुत अरसे से राबते में नहीं हैं, हमने उनसे बात नहीं की, जस्ट चेक ऑन देम, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, एक कॉल कर दें उनको। अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये श्योरिटी दें कि अगर उनको किसी प्रॉब्लम में है, किसी साइकोलॉजिकल मसले में है, कोई भी उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, या वैसे भी इफ़ दे आर नॉट फीलिंग देमसेल्व्स, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, यू आर ओपन एंड यू आर वेलकमिंग देम इन एनी वे। आप इस चीज़ को मेक श्योर करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम समटाइम्स बाहर के लोगों को देखते देखते अपनी फैमिली इग्नोर कर देते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे बात करें, उनको मौका दें कि वो वेंट आउट कर सके। तो ये आज का टॉपिक करने का पर्पस भी अपनी साथी दोस्तों के साथ यही था कि इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी और इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम आपके साथ शेयर करें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, और जब भी यंगस्टर्स कोई अच्छा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं, मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको शेयर करते हैं। आज हमारे साथ जी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साल नौजवान राइटर मौजूद हैं। अजान सुमरो उनका नाम है, और जो ना सिर्फ सिंध के कम उम्र तरीन मुसन्निफ़ीन में शुमार होता है, बल्कि कराची में भी कहा जाए तो पहले यंग नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प राइटर हैं। उनकी किताब जो है 16, उसमें इन्होंने बहुत इसको दिल
से लिखा है। इसमें नौजवानों के मसाइल के हवाले से, जज्बात के हवाले से, ख्वाबों और ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। अब बग़ैर किसी जो कह लें रस्मी तरबियत के इन्होंने अपने इस शौक़ को पूरा किया है और अपनी जो किताब लिखी है। आज अजान सुमरू से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच अजान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। अजान, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो किताब है 16, आपने कब लिखी और इस किताब के अंदर आपने जो यंगस्टर्स के हवाले से बात की है, उनके चैलेंजेस को लेकर, उनकी सोच, एवरीथिंग, टेल अस अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मैंने बुक लिखी है 3 मंथ्स पहले लिखी है। मैंने इसलिए लिखी थी, देखें कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं बहुत से इमोशनल और सपोर्ट को मिस करते हैं। मतलब वो इतना किसी को कह नहीं पाते ना, किसी से कर सकते हैं बात की कुछ नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों को जो है वो सफ़र कर चुका हूँ। मैंने चाहा कि जो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं जो मुझ तरह के हैं, तो उनको से बात नहीं कर सकते, तो उन्हें मैं अपनी बुक के थ्रू हेल्प करूँ। अच्छा अजान, मुझे ये बताएं कि जाहिर है आपने कहा कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंस या उन चैलेंजेस जिससे आप गुजरे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एज ए यंगस्टर आपने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं जो जिसने आपको इस तरफ लेकर आया कि आप एक किताब लिखें ताकि उन चैलेंजेस को आप एड्रेस कर सकें? जिस तरह सबसे मेन तो आजकल ओवर थिंकिंग, तो आजकल बंदा ओवर सेंसिटिव के बाद में ओवर थिंकिंग चला जाता है ज़्यादातर यंगस्टर्स। दूसरा ये कि कम्युनिटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आपको लो कैरेक्टर बना दिया जाता है। मुझे बनाया गया था, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव में एक लो कैरेक्टर करके शो किया गया था। तो उसके बाद मैंने जो है वो बहुत सफ़र किया इस चीज़ से। मुझे ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट में और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक चला गया था। मैंने खुद में सेल्फ एक्सपर्ट्स करी हैं। उसके बाद मैंने चाहा कि मैं क्यों ना उन सब का एक जो है वो एक मैशअप करके इस तरीके की बुक बनाऊँ जो ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से पाकिस्तानी टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा अजान, अब जाहिर है बहुत जब यंग बच्चा होता है तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होती हैं एट द सेम टाइम। आपने जैसे कहा आप सेल्फ डाउट में थे, आपको दीगर चैलेंजेस थे, लेकिन हम आजकल जो ऑब्जर्वेशन है कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस्ड नहीं हैं, दे आर क्लूलेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, और कुछ इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर भी हैं। आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि जाहिर है जब आप सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं तो आपको अपनी लाइफ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ लग रही होती हैं? ये सबसे पहले तो ये है कि आपको अलग अलग अपना बॉन्ड महसूस करना है। इस तरह आपका सेल्फ डाउट भी दूर होगा, आपके अंदर होप भी आएगी। दूसरा ये कि यंगस्टर्स के लिए जो है ना हमारे मुल्क में वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, गाइडेंस नहीं है हमारे पास। वही जो किसी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स बताते हैं आपने यही करनी है, हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ज़्यादातर यंगस्टर यही करते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है, जिससे उनका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करते। वो उसी चीज़ पर जाते हैं जो उन्हें बताई जाती है 2-3 गिनी चुनी। उन्हें बाकी की चीज़ें नहीं पता, उन्हें बस ये पता है हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमने जो है ऐसी टाइप की कुछ 2-3 और प्रोफेशन है वही करना है, और कुछ हमें नहीं करना है। अच्छा, जब आपने बुक लिखी, अब ज़ाहिर है आपने बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग तो नहीं ली है। बुक लिखना भी एक बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपने राइट वर्ड्स को राइट तरीके से पोर्ट्रेट करके और आपने कन्वे करना है कि आपका मैसेज भी बड़ा प्रॉपरली हो जाए। तो आपने ये जो बुक लिखी इसमें आपको कितना टाइम लगा लिखने में और आपने किन बातों का ख्याल रखा एज ए यंग राइटर? टोटल मुझे 3 मंथ्स की ड्यूरेशन लगी थी बुक लिखने में, और जो मैंने ख्याल रखा वो ये रखा कि मेरी तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, पूरी बुक पॉजिटिव रहे, और जो मेरी बुक पढ़े वो जब पढ़ने के बाद बैठे तो वो ऐसे पॉजिटिव जगह पर ले जाए। ठीक हो गया। बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे, राइटर जो बुक लिखना चाहते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस को किसी किताब की शक्ल में लाना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो अपने वर्ड्स हैं वो अपने हार्ट, अपने दिल से लिखें। दिमाग को ना चलाएं, जो दिल को चलाएं। जो आप दिल से लिखेंगे ना वो दूसरे के दिल पे असर करेंगे। तो आपकी ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है अजान? फिलहाल तो ये अमेज़न पर ही है। सॉरी, आपने क्या कहा? फिलहाल ये अमेज़न पर अवेलेबल है। अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अजान, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अजान सुमरू हमारे साथ मौजूद थे जी। सिंध से इनका ताल्लुक़ है, यंग राइटर है। इन्होंने अपने जो चैलेंजेस, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपनी बुक 16 में जो कह लें कलमबंद किया है। उनसे हम बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से हम बात कर रहे थे। सुबह सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद के जो हालात वाक़यात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है बहुत सारे इलाकों के अंदर, और ये जो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, ये ताज़ा तरीन विजुअल्स हैं जो आप अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहे हो। बारिश अभी भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या सूरत हाल है बारिश की, हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में बारिश की बात की जाए तो आज सुबह 5:20 पर लाहौर में मूसलाधार बारिश की जो एंट्री हुई है, जिसके बाद अब तकरीबन 10:30 होने वाले हैं, लेकिन लाहौर में मुसलसल 4 घंटों से ज़्यादा अरसा हो गया है कि लाहौर में बारिश जो है वो हो रही है। मजमूई तौर पर अगर बारिश की बात की जाए तो 117 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 162 मिलीमीटर जो है वो बारिश तालाब वाला पानी जो इलाका है लाहौर का, वहाँ पर जो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर जे रोड की बात की जाए तो वहाँ पर 109 है। इसी तरह एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में 125 मिलीमीटर, जो कि एक नशेबी इलाका है लाहौर का। रवायती तौर पर यहाँ पर अक्सर पानी जो है वो जमा रहता है। इसी तरह अगर फरखाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर 151 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह नेशनल टाउन की बात की जाए तो वहाँ पर भी 152 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर लाहौर में अच्छी जो बारिश है वो मूसलाधार बारिश है वो देखी गई है, जिसकी वजह से लाहौर के जो तमाम सड़कें हैं वो इस वक्त नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर हमेशा से पानी जमा रहता है, वहाँ पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया है। वासा काम कोशिश कर रहे हैं कि पानी को निकाला जाए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि वो इस बारिश के आगे बेबस हैं और उनकी जो मशीनरी है वो नाकाफ़ी है। अगर फीडर की बात की जाए तो बिजली के फीडर जो हैं वो तकरीबन 100 ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो भी तअत्तुल का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये वक्त जो है वो कुछ अफराद जो अपने दफातर के निकलना है उन्होंने, लेकिन वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि उनकी जो गलियाँ हैं वो पानी से भर गई हैं। जो बाज़ार हैं वो इस वक्त उन पर पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो ऐसा लग रहा है कि लाहौर में, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया था कि दूसरा स्पेल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होगा, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, तो लग रहा ऐसा रहा है कि लाहौर में जिस कदर बारिश तेज़ी से आई है और अर्बन फ्लडिंग लग रही है कि लाहौर में हो गई है। इसके साथ साथ LDA की जानब से कुछ जो तामीराती काम भी किया जा रहा था, वहाँ पर खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। सड़कें खुदाई गई हैं, खोदने के बाद उनको भरा नहीं गया। जहाँ पर पाइप डालने थे वो पाइप वैसे ही पड़े हुए हैं। खुदाई की गई सड़कों की, वैसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि 2 स्पेल चल रहे हैं बारिश का। जो दूसरा स्पेल है मानसून का, जिसकी वजह से जो तामीराती काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ पर निकासियाब का जो सिलसिला है पानी का वो शदीद मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों के हवाले से पेश गोई है सुलेमान। देखें अरमला, आज भी दोपहर के बाद तक बारिश की पेशनगोई की गई है। आज शाम को फिर ये बारिश का सिलसिला रुक जाएगा। उसके बाद रात से फिर जो है वो एक नया स्पेल जो है बारिश का लाहौर में होगा, और तवक्को की जा रही है कि अच्छी खासी मूसलाधार तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो लाहौर में आज रात को और कल सुबह जो है वो देखी जाएगी। 4 से 5 रोज़ हो गए हैं कि लाहौर में जो बारिश है वो खासी जो है वो बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा होना मामूल बन चुका है। लाहौर के इलाकों की बात की जाए तो उनमें लक्ष्मी चौक में मैंने जैसा आपको बताया कि 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह तालाब वाला पानी है वहाँ पर 162 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर 117 मिलीमीटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर में इस वक्त अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। पानी जो है वो 2 से 3 फुट तक कोई इलाकों में खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कुछ नशेबी इलाके जहाँ पर पानी हमेशा जमा रहता है, खदशा है कि लोगों के घरों में पानी जाएगा, उनकी अप्लाइंसेस ख़राब हो सकती हैं, उनके जो इलेक्ट्रिक आलात हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, उनकी दीवारें छतें जो उनकी ख़राब हो सकती हैं। अभी नेशनल टाउन में एक इतला आई है कि एक छत गिर गई है, जिनमें 3 अफराद जो है वो लाहौर में ज़ख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इसी तरह खदशा है कि जैसे ही बारिश रुकेगी तब सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि लाहौर में किस कदर नुकसानात हुए हैं। अल्लाह खैर ही करे और खैरियत से ही जो ये बारिश है ये ख़त्म हो। थैंक यू वेरी मच सलेमान, बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से हमें बताया। ज़ाहिर है मौसम की सूरत हाल हम सबके सामने है। अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर अवॉइड करें कि आप घरों से ना निकलें, क्योंकि बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, और जिनकी मजबूरी है ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, वो भी बेसिक एहतियात करके घरों से निकले। इरफान अली काटिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बारिशों के हवाले से। अच्छा ठीक है, चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम आपको दासू डैम की तकमील के हवाले से, जिसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है, वो तकमील के मराहिल में है और उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं हैदर मुनीर अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर मुनीर और इस वक्त मैं दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर मौजूद हूं, जहां पर आइंदा चंद बरसों में 4320 मेगावाट बिजली, पन बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी, जो कि सस्ती भी बिजली होगी और माहौल दोस्त बिजली भी होगी। इस वक्त हम दासू डैम पर मौजूद हैं, यहाँ पर तमीराती काम भी हो रहे हैं। आइए यहाँ के माहिरीन से जानते हैं कि कि ये काम कब से शुरू हुआ और कब ये इख्तिताम होगा, कब ये जो है बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल। वक्त मेरे साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर अमीन शफीकुर रहमान मौजूद हैं। मैनेजर साहब बताइएगा, ये प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, कब ये पहला मरहला इसका मुकम्मल होगा, कब इसकी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी? देखो, इस वक्त जब हम खड़े हुए हैं, ये हमारे पास स्टार्टर डैम है, इसको हम कहते हैं कि इसी की वजह से हमने रुख मोड़ा है दरियाए सिंध का। आप उस लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पर आपको 2 टनल नज़र आ रही हैं, इनको हम डाइवर्जन टनल कहते हैं। ये दरियाए सिंध का रुख मोड़कर नीचे लेकर गई हैं ताकि हम अपने मेन डैम पे काम शुरू किया जा सके। इसकी जहाँ तक कंप्लीशन की बात है तो 2017 में हमारे मेन वर्क शुरू हुए थे और तकरीबन दिसंबर 2027 में इसका पहला यूनिट आ जाएगा और ये पहला यूनिट तकरीबन 360 मेगावाट का होगा। इसी तरह हर 2 महीने के बाद इसके यूनिट आते जाएंगे। कितने यूनिट हैं यहाँ पे? यहाँ पर पहले स्टेज के अंदर 6 यूनिट हैं, इसी तरफ स्टेज के अंदर मज़ीद 6 यूनिट आएंगी। तो पहले जो स्टेज है उसकी तकरीबन 2160 मेगावाट बिजली है और अगर उसको यूनिट के इसमें देखें तकरीबन 12.5 बिलियन यूनिट यहाँ पर पहले स्टेज 1 के। एक जो स्टेज है जब 2027 में ये मुकम्मल हो जाएगा तो नेशनल ग्रिड में 1200 अरब ये यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे? नहीं, उसमें ये है कि ये स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ। स्टेज 2 उसके बाद 2028 के बाद शुरू होगा। स्टेज 1 का जो पहला यूनिट होगा 360 मेगावाट का, वो दिसंबर 2027 में आ जाएगा और नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगा। नेशनल ग्रिड में जो शामिल होंगे वो 1200 यूनिट्स होंगे ना? हाँ, आखिर में जब दिसंबर 1200 अरब। जी सर, तकरीबन 12.5 अरब जो यूनिट होंगे सालाना, वो हो जाएंगे दिसंबर 2028 तक, जब स्टेज 1 पूरा कंप्लीट होगा। और जब स्टेज 1, 2 भी कंप्लीट होगा फिर इसके मज़ीद तकरीबन यूनिट आ जाएंगे और 21.5 अरब यूनिट सालाना मज़ीद इसमें दोनों स्टेजेस को मिला के आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, पन बिजली के हवाले से बताइएगा कि ये कितना जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा? ज़ाहिर है, इसको हम कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ना तो इसमें इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट अफेक्ट होते हैं जिस तरह के हमारे पास डीजल या ऑयल या इस तरह के फर्नेस ऑयल वगैरह से बनने के लिए जो बिजली होती है उससे होते हैं। थर्मल वाले इसमें नुकसान नहीं होते और क्लीन भी होती है। वही पानी इस्तेमाल होता है और वही पानी जाकर दोबारा दरिया में डाल दिया जाता है, तो किसी किस्म का हमें कोई इन्वायरमेंटल अफेक्ट नहीं आता। दरिया का पानी जाली रहता है, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि इसके ऊपर जो है वो टोटल लागत कितनी आई है? ये तकरीबन 1737 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है और इसी के अंदर मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह 7 साल के अंदर ये अपनी जो रकम है, जो इसके अखराजात होंगे वो मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद जब तक ये चलता रहेगा ओवर एंड अबाउट। अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसके अखराजात हमारे पास वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, इसके अलावा हमने कुछ और डोनर्स भी लिए हुए हैं और ख़ुद वापडा भी इसके तकरीबन 191 अरब रुपए बर्दाश्त कर रहा है, वो भी इस खर्चे के अंदर डाले हुए हैं। आपका मतलब है कि जब ये टोटल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इसके जितने भी इस पर लागत आई है वो 7 साल में रिकवर हो जाएगी और किस तरह रिकवर होगी ये भी ज़रा बताइएगा। जी, वो 7 साल के अंदर रिकवर हो जाएगी। जो बिजली इससे बननी है, जो बिजली बेची जाएगी, उसी के हिसाब से हम इसका रेट आपको बता रहे हैं। वो 7 साल के अंदर अपने रेट तो फिर डेफिनेटली जब पन बिजली से बनेगी तो रेट तो कम नहीं दिया जाएगा सारिफ को? रेट कम होगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि तकरीबन 12.5 अरब और फिर तकरीबन 21.5 अरब यूनिट सालाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी अगर आप कीमत बन बिजली के हिसाब से भी देखें तो फिर भी वो हमें 7 साल के अंदर रिकवर। हमारी सवाल ये है कि जितने भी यहाँ पर 4300 समथिंग जो मेगावाट बिजली है वो प्रोड्यूस होगी, ये नेशनल ग्रिड में शामिल होगी या सीपैक के भी किसी मंसूबे में शामिल हो सकती है? नहीं, ये प्रोजेक्ट सीपैक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये वापडा का अपना प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट है और इसको कोई सीपैक फंडिंग नहीं हो रही है और ये नेशनल ग्रिड में बिजली चले जाएगी। जिस तरह के बाकी पावर हाउस बनते हैं तरबेला या मंगला, उसी तरह ये भी नेशनल ग्रिड में। इस वक्त हमारे साथ मुकेश कुमार मौजूद हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हैं। बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तमीर के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, कब ये शुरू हुआ और कब ये इख्तिताम को होगा? ये 2017 में शुरू हुआ और 2028 दिसंबर में पूरा हो जाएगा
और कोई भी प्रोजेक्ट शुरू जब हम करते हैं ना डैम का हाइड्रो पावर प्लान उसके लिए पहले प्लानिंग होती है, तो पहले पानी का रुख मोड़ा जाता है, तो उसके लिए जो है ना हमने अगर इधर हम साथ में दिखा सके अपने नाज़रीन को, तो यहाँ पर जो है वो पानी का जो जी जी ये पहले जो है ना ये काफा डैम बनता है, उसके बाद ये जो है ना इसका डाइवर्जन टनल बनती है पानी का रुख मोड़ने के लिए, ठीक है ना। उसके साथ हमने ये भी बना लिया स्टार्टर डैम। तो अभी पानी देखें इधर नहीं जा रहा, हमें डैम साइड पे वर्किंग करनी है, तो इसलिए जो है ना डैम साइड पे वर्किंग के लिए ये जगह हमें खुश्क चाहिए थी, तो इसके लिए हमने जो है ना ये डाइवर्जन टनल बनाई। ये जो है ना आगे चल के जो है ना पानी आगे निकलेगा। कितनी टनल्स बनाई गई हैं? 2 टनल बनाई गई हैं और इनकी जो हाइट है वो 23 मीटर है और विड्थ 21 मीटर है। और टनल में पानी तकरीबन कितने किलोमीटर सफ़र करके आगे निकल रहा है? एक टनल में 2 किलोमीटर, दूसरी में 1.6 किलोमीटर लंबी हैं 2 टनल्स। और ये जो है ना 3.5 लाख क्यूसेक्स पानी ले सकती हैं। इस वक्त रिवर इंडस में जो पानी है उसका रुख मोड़ के इनको जो है ना आगे जो है ना वो निकल रहा है और बीच में जगह खुश्क है। यहाँ पे हम डैम बनाएंगे जिसकी हाइट जो है 242। बताते नाज़रीन को चीफ इंजीनियर साहब के मुताबिक जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये दरिया सिंध की जगह है और इसको रोका गया है, इसके पानी को बहाव को रोका गया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डैम तमीर होगा। टनल्स के ज़रिए जो यहाँ पर पानी है उसको जो है तकसीम किया गया, टनल्स के लिए आगे पहुँचाया गया। ये वो मुकाम है जहाँ पर दासू डैम जो है वो तमीर होगा। हाँ, इधर सामने दासू डैम की तामीर हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है पिट की एक्सकेवेशन हो रही है, जो कि एलिवेशन नीचे जो है 715 तक हम नीचे जाएंगे, उसके बाद 957 तक ऊपर ऊंचाई है डैम की एलिवेशन की। तो 242 मीटर टोटल डैम की ऊंचाई है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा डैम है ऊंचाई के हिसाब से। ऊंचाई के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा, इसकी ऊंचाई 242 मीटर है। इसकी ऊंचाई 242 मीटर है और इसकी विड्थ जो है ऊपर से 570 मीटर है। ठीक होगा। और ये इसके अलावा बताइएगा कब से ये तमीर जारी है और कब ये जो है वो कंक्रीट ये उठाया जाएगा? ये अभी इसकी जो है ना इस साल के मतलब सितंबर के बाद इसकी कंक्रीट शुरू हो जाएगी। तकरीबन 30 महीने कंक्रीट चलेगी। टोटल जो है ना मोर देन 4 मिलियन ये कंक्रीट होगी। और मतलब इसके अलावा भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कंक्रीट के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से जो है वो काम हो रहे हैं? ये सामने सिगलू क्रशिंग एंड बेचिंग प्लांट है जहाँ हम कंक्रीट बनाएंगे। उसके अलावा ये पिट की एक्सकेवेशन हो रही है, खुदाई हो रही है। ये सामने डंपर वो खड़े हैं, एक्सकेवेटर खड़े हैं। ये उसके अलावा ये अबेटमेंट वाल पे काम चल रहा है। ये पावर इनटेक पे काम चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं। डिफरेंट वर्क फ्रंट्स पे काम। अंदाज़न यहाँ पर कितने वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं? अंदाज़न इधर जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के अलग काम कर रहे हैं, वापडा के अलग कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ अलग डिप्लॉय है। हज़ारों की तादाद में टोटल मिलाएं तो ये वर्कर हो जाते हैं। ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर गर्मी का मौसम है। बताया जाता है कि गर्मी में यहाँ पर सर्द गर्मी और जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्द सर्दी भी, तो उस हवाले से तो काफ़ी मुश्किलात भी आपको आती होंगी यहाँ पे। हाँ, वो मौसम के हिसाब से आती है। तो ये है कि उसका मतलब रेनफॉल के टाइम पे जो है ना ये होता है कि काम थोड़ा सा मतलब कुछ दिनों के लिए रुकता है, ज़्यादा जब रेन होता है। अदरवाइज़ जो है ना इधर गर्मी में भी काम चलता रहता है। वो लेबर ये है कि उसको काम करना पड़ता है क्योंकि ये हमें प्रोजेक्ट टाइम पे मुकम्मल करने के लिए जो है ना उससे जो है ना लेबर से काम करवाते हैं। ठीक होगा। और इस प्रोजेक्ट पे चलते हुए कभी कोई रुकावट आई हो और कोई फाइनेंशियली या हुकूमत की जानब से या सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक हुई? ये सिक्योरिटी के हवाले से 2024 में एक इंसिडेंट हुआ था चाइनीज़ के साथ, लेकिन फिर भी 15 दिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है ना कोऑपरेट किया। 15 दिन बाद काम शुरू हो गया था। बाकी जो है ना इधर काम चलता रहता है। तो ये है कि इधर कोई इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है। मसाइल थोड़े बहुत आते रहते हैं लेकिन तो वो हम फेस करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जब यहाँ पर 242 मीटर की ऊंचाई का यहाँ पर वो डैम तमीर हो जाएगा तो पानी का बहाव जो है वो फिर यहाँ रवाना हो जाएगा, ऐसे ही है? पानी का जो बहाव है ना फिर वो जो है ना मतलब आगे डैम के पास हम जो है ना जो टनल से जो है ना वो बिजली पैदा होगी, फिर पानी हम आगे छोड़ देंगे। पानी को हम जो है ना वो स्टोरेज नहीं है कोई ज़्यादा स्टोरेज करे ना, ये रन ऑफ रिवर है। एक मखसूस हाइट तक हम पानी रोकेंगे, उसके बाद पानी को रिलीज़ कर देंगे।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो माहिरीन थे उनकी गुफ्तगू भी सुनी। उनके मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है ये मरहलावार जो है वो जारी रहेगा। पहला जो यहाँ पर मरहला है वो 2027 को मुकम्मल हो जाएगा और तकरीबन 2100 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। इसके बाद दूसरा मरहला होगा, टोटल जो है 4320 मेगावाट बिजली जो है वो पन बिजली, माहौल दोस्त बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। वो तकरीबन 2029 में शामिल होगी। जी, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से आपने हैदर मुनीर की ये रिपोर्ट भी देखी है और ज़ाहिर है एक अच्छा काम है जो कंप्लीट हो जाएगा और पहला फेज़ जैसे उन्होंने कहा कि 2027 में कंप्लीट होगा। इस हवाले से जी तो हमने बात की, अब ज़रा हम हॉकी की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान चूँकि हॉकी के हवाले से पिछले दिनों हमने अपने हॉकी प्लेयर से आपकी मुलाकात भी करवाई थी, लेकिन अब क्रिकेट के बाद जो इंडिया है वो हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तान को दूर रखने की कोशिशें कर रहा है। मगर इस बार मामला सिर्फ एक खेल का नहीं है, बल्कि कहा जाए कि मौसर सफारतकारी भी और जो कह लें कौमी वकार वो भी एक इम्तिहान बन चुका है। हॉकी एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जैसे अहम इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की शिरकत को भारतीय जो हॉकी फेडरेशन है उसने हुकूमती क्लियरेंस से मशरूत करके एक नई जो सफारती चाल कह लें वो चली है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए जो नायब डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी ज़ेर सदारत जी हॉकी की बहाली और इसके हवाले से एक आला सतही इजलास भी हुआ है जिसमें हॉकी को कौमी खेल करार देते हुए जो इदारे की सरपरस्ती है और मनसूबाबंदी है उस पर ज़ोर दिया गया है। अब ज़राए के मुताबिक जी पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है और हुकूमत जो भारत की है उनकी रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान जो है एशिया कप में शिरकत के लिए आमादा है, लेकिन जो खिलाड़ियों की सिक्योरिटी है उसके पेश नज़र मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का जो मुतालबा है उस पर गौर किया जा रहा है। अब इस पे क्या स्टांस पाकिस्तान अपनाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि क्रिकेट के अंदर भी जब भी हमें इस तरह का कोई मसला रहता है तो पीसीबी स्टांस लेता है और बड़े वैलिड तरीके से लिया जाता है। अब हॉकी जिस पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा कौमी खेल है और उसको हमें सीरियसली इस चीज़ को परसू करने हैं, जबकि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हॉकी टीम जाएगी खेलेगी, अब मामला फिर वही इंडिया की जो हठधर्मी पर आकर रुक जाता है कहीं ना कहीं। क्या प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट करें इस मामले को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपको पता है कि ये इश्यूज खाली पाकिस्तान हॉकी के साथ नहीं दूसरे स्पोर्ट्स के साथ भी लगे रहे हैं। आपको याद हो जब पाकिस्तान टीम ने या क्रिकेट की बात करें, क्योंकि क्रिकेट थोड़ा सा बड़े लेवल पे अगर उसकी बात करें आवाज उठती है, तो वहां पर भी इश्यूज थे। जो वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे भी जो आपको पता है एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया था कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगी। अगर हॉकी की बात करें, आपका नेशनल खेल है, हमेशा ये बात की जाती है विदाउट एनी तगड़े रिसोर्सेज, विदाउट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपके लड़के जाके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन भी करें। भाई आप चाहे जूनियर हॉकी की बात करें, चाहे सीनियर हॉकी की बात करें, जाके अपना दमखम बनवाया। फिर बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को आपको पता है रिक्वेस्ट की गई है फॉर दी प्रो लीग के लिए कि आप आके प्रो लीग खेलें। वो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस का इशू है, अल्लाह करे वो सॉर्ट आउट हो जाए कि पाकिस्तान प्रो लीग के अंदर जाके शिरकत कर सके। इतना ज्यादा रिजल्ट देने के बावजूद अगर पाकिस्तान हॉकी की अगर बात करें तो इस वक्त जो आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस क्या आता है। आपने जिस तरीके से क्रिकेट को आप लेके चले हैं, क्रिकेट के अंदर आपने एक बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी आपने बनाई, आपने कहा हम नहीं वहां पर खेलने जाएंगे। अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आपको लेके जाना है तो गवर्नमेंट का स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है इस वक्त अगर हम हॉकी की बात करें, चाहे डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करें, मोहसिन नकवी साहब बड़े आपको एक्टिव नजर आते हैं। कल भी उन्होंने सामुल हक से मुलाकात की है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर है और खास करके जो आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उनकी लाइजोनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसको कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, शायद कहीं ना कहीं मुझे पता है इंडिया की टीम आपको टॉप रेटिंग के अंदर नजर आती है, लेकिन एक खौफ भी होता है कि यार अपने मुल्क के अंदर कहीं हम इनसे ना हार जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को तो आपको पता है कहीं ना कहीं जोड़ पड़ना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी कैसे खेलता है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी कैसे खेलता है, लेकिन अवैस हमें हमेशा हम ये बात करते हैं कि जब भी क्रिकेट है इसको सियासत से दूर रखा जाए। अब हॉकी भी इसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। हमें डोंट यू थिंक कि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हर बार एक स्पोर्ट जब उसके लिए सारी कौम भी प्रिपेयर्ड होती है, फिर मेंटली प्रिपेयर जो प्लेयर्स होते हैं वो भी प्रिपेयर्ड होते हैं, एक मोमेंटम होता है, आप खेलने जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं,
और एट द एंड ऑफ द डे जब इस तरह की कोई भी जो कह लें हरकत की जाती है दूसरे हमसाया मुल्क की तरफ से, तो ज़ाहिर एक मोमेंटम डिस्टर्ब होता है प्लेयर का भी और ओवरऑल नेशन का भी, कि हम क्यों इस तरह से पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं। तो इसका कोई आप वंस एंड फॉर ऑल कोई सोल्यूशन आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा स्टांस या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए अर्मिला, एक तो आपको पता है ये अनफॉर्चुनेट मामला है कि जब आप बात करते हैं इस वक्त क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करें, तो मैंने कहा ना कि हर गली के अंदर हर एक छोटा बच्चा भी सुबह शोर मचा रहा होता है कि जी क्रिकेट के मामला है, क्रिकेट के वो मामला है। कहीं ना कहीं हम भी बैठ के आपको पता है इस पे डेली ही तबसरा करते हैं कि यार अपना पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी, क्या उसके ऊपर हिकमत अमली चाहिए, और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस भी आपको नजर आता है। एशिया रीजन की बात करें, एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि पाकिस्तान आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियन रहा है, पाकिस्तान ने लेगेसी कैरी की है, लेकिन उस लेगेसी को कैरी करने के अंदर उसको खत्म करने में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ हमारा खुद का भी है। हम कहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान टॉप रैंकिंग के अंदर था, हमने फाइनेंसेस को पीछे खींच दिया, नेशनल खेल है आपका, हमने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो ये मामलात कहीं ना कहीं ये आड़े आते हैं इंडिया को। क्रिकेट के अंदर अगर आप कहीं बेहतरीन को हासिल क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की खास करके फैक्ट्री की बात करूं, तो इस वक्त वो बहुत वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स फैक्ट्रीज के अंदर आपको नजर आते हैं पूरी दुनिया की। चाहे वो क्रिकेट की लीग है, चाहे वॉलीबॉल लीग है, आप बात कर लें, कबड्डी की बात करें, यहाँ तक कि हॉकी लीग्स भी आपको पता है उनके मुल्क के अंदर खेली जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला, लाइजॉनिंग वाला पूरी दुनिया के अंदर चलता है, जो क्रिकेट में भी हमें नजर आता था। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जाना ना जाना, ये तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो तो आपको पता है ये होना ही था इंडिया वाला, लेकिन सबसे बड़ी अगर फाइनेंशियली आप बात करें तो हमारे जो हॉकी प्लेयर्स हैं ना, वो बेचारे इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं ना, उन बेचारों को पता होता है कि यार अगला जो टूर्नामेंट आ रहा है उसके अंदर हमारी क्या प्रिपरेशंस होंगी, क्या हम जाएंगे खेलने नहीं जाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बात की है कि आपको एक अच्छा इस वक्त बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को प्रो लीग हॉकी के अंदर एक शमूलियत करने का मौका मिला। न्यूजीलैंड ने बैकआउट किया, लेकिन अभी उन्होंने रिटर्न नहीं दिया, उसका वेट वो कर रहे हैं। अगर आप उस मौके को छोड़ते हैं, वो नुकसान हमारा है, क्योंकि जो जिस लड़के अपना परफॉर्म करें विदाउट, देखें सोर्सेज नहीं है, आपने बेसिस लड़कों को दी नहीं थी, एक्सपेंसेस इसके अंदर एज सच। हॉकी का सबसे बड़ा एक इशू है कि अगर आप हॉकी को निकाल के देख लें तो एक टूर पे लगभग आपका 4 से 4.5 करोड़ रुपया अखराजात आते हैं, और अगर आपने बैक टू बैक 3-4 टूर्स करने तो आपके पास कोई फंडिंग रिसोर्स होना चाहिए। आज तक हम उस चीज पे बैठ ही नहीं सके, ना सोच सके कि यार हमने करना क्या। आपका नेशनल खेल है, आप अपने नेशनल खेल से प्लेयर्स जो आने वाली नस्ल है उसको बहुत दूर कर रहे हैं। बहुत से स्पोर्ट्स से आप कर चुके हुए हैं, तो इस पे मैं इसलिए कह रहा हूँ गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा सीरियसली कि जो इंडिया की सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स की खास करके लाइजोनिंग है। फिर इंडियन प्लेयर्स का ये कि उनका जो अगर हॉकी का स्ट्रक्चर देखें वो हमसे बहुत बेहतर है, उन्होंने फाइनेंशियली अपने लड़कों को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। फिर पूरी दुनिया के अंदर जाके वो प्रो लीग्स खेलते हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग वाला बैक एंड पे डोर पे वो मामला चलता रहता है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन ये भी करना चाहूंगा कि अभी जूनियर हॉकी आपकी खेल रही थी, 9-0 शिकस्त दी है, चाइना को शिकस्त दी, बांग्लादेश को मारा है, बैक टू बैक विन्स आपको नजर आती है, सीनियर हॉकी की आपको नजर आती है। लेकिन अगर आप जूनियर हॉकी की अगर सूरत हाल आप पाकिस्तान में देखती, जिधर उनको ठहराया हुआ था, ये डिजर्व नहीं करते लड़के, आपके स्टार्स हैं, आपने उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ठहराया हुआ है, आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटी उन लड़कों को कौन सी दी हुई थी? आप अगर आके यहाँ सूरत हाल देखती कि जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, लिटरली ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स एक आपका खुल जाता है कि लड़कों को फैसिलिटीज नहीं है। कुछ यकीन माने हम खुद देख के आए हैं मामला को कि वहां पर अगर फैसिलिटीज जिनकी आप बात करें, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स की आप बात करते हैं, उनसे आज भी वो लड़के बेचारे दूर हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस नेशनल खेल को वापस आपने जिंदा रखना है, तो आपको ये चीज पे बैठ के सोचना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि 2025 से उनसे वो स्पोर्ट्स रिवाइवल ईयर है। आपकी अगर स्पोर्ट्स की बात करें, आपको वुमेन्स टीम फुटबॉल ने परफॉर्म करके दिया, आपकी नेटबॉल टीम ने परफॉर्म करके दिया, आपकी हॉकी टीम परफॉर्म करके दे रही है। तो जो स्पोर्ट्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, उसको बैठ के उनकी टीम्स के साथ बैठ के उसको सीरियस भी तो लेना, उससे बात करें कि फंडिंग रिसोर्सेज कहाँ से निकालने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो स्टेप है हॉकी का जो मसला बन रहा है इंडिया वाला, ये खाली आज का नहीं, आगे भी बनेगा आपके लिए, जानबूझ के बनाया जाएगा। आपको इसके ऊपर बैठ के सोचना पड़ना और बात करनी पड़नी है। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम फैसिलिटीज़ तो देते नहीं हैं, और फिर हम रिवाइव कैसे करेंगे? क्रिकेट में हम कब तक हमने देखा है कि हम एक स्पोर्ट को लेकर बैठे रहे हैं, और इवन हमारी जो नेशनल टीम है, आप जूनियर हॉकी टीम की बात करें, अगर दीगर स्पोर्ट्स को भी देखें, कुछ अपने तौर पे इसमें आपको मुझे लगता है आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि मसला है कहाँ पे? एक तो हमें समझ आ गया कि जी हमारी तवज्जो नहीं है, फिर क्या इनको फंड्स मिलते नहीं
हैं, अगर मिल जाते हैं तो वो सही जगह यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, क्योंकि फेडरेशन तो हर स्पोर्ट की है, हॉकी फेडरेशन भी है, फिर आप टेनिस की बात कर लें, स्क्वॉश की बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें। अगर ये फेडरेशंस इतनी फाल या इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इन फेडरेशंस को भी रखने का क्या पर्पज़ है? सबसे बड़ा देखिए, आपने खुद ही बात की है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे शायद कहते हैं एक शो कम पड़ जाता है। सबसे बड़ा मसला आपका ये है, जो फेडरेशंस बैठी हुई हैं, जो लोग ऊपर करता धरता बैठे, कोई भी स्पोर्ट्स अपना अपना उसकी बात करें डिपार्टमेंट्स में, अगर उनका बैकग्राउंड आप देखें तो मुझे बताएंगे कौन सी स्पोर्ट्स उन्होंने खेली हुई है, या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर उनकी कोई एक्सपीरियंस है कि इस इदारे को कैसे चलाना। हमारा तो बंडर बांध आपको पता हर जगह लगी रहती है, ये मामला हमारा है जो कि डाउनफॉल स्पोर्ट्स का हमेशा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं दुनिया की बात करें तो वो स्पोर्ट्स डोमिनेट क्यों कर रहा है दुनिया के अंदर, कि हर दूसरा लड़का या लड़की उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अंदर आज भी कहीं ना कहीं उसको सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा जाता है कि यार ठीक है, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगा, इसको स्पोर्ट्स में डाल दो। ये नहीं देखना कि उसकी स्पोर्ट्स के अंदर वो कहाँ तक अपना कम्पीट करेगा। तीसरा सबसे बड़ा एक इशू हमारा हमेशा यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर रहा है कि जो आपने फंडिंग की बात की, जैसे हॉकी की सपोज है कि आपको 4 करोड़ से 5 करोड़ पे आपको एक टूर का चाहिए। स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने ज्यादा फंड्स नहीं दिए जाते, और उस फंड्स के अंदर जब आप बात करें तो खाली हॉकी नहीं है, 5 से 6 बोर्ड हैं जिनको उन्होंने आगे से अलॉट करने हैं फंड्स। तो एज सच वो कोई इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं होता ना, आपको सपोर्ट करता है। आपको पता है कि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी है, आपने होम एंड अवे गेम्स खेलने हैं, आपने उसके बाद आपने प्लेयर्स की फिटनेस का ख्याल रखना है, आपने उनकी होटलिंग है, लॉन्जिंग है, सारे मामला को करना है। तो ये बहुत तरीके से आपको स्ट्रक्चर 3-3, 4-4 साल का बनाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक आपने है। जो क्रिकेट की बात की, हमारे कहीं ना कहीं मसला आज वही है कि हम देखें, हम भी ऐसे क्रिकेटर्स हम बैठ के टीवी शोज पे बात करते हैं, लेकिन अगर आप बैक एंड पे देखें, हमारे ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, हमारे ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हैं, हॉकी आपके सामने है, जिनको नहीं इतने ज्यादा वसाइल दिए जाते। आपने देखा होगा कैप्टन का ट्वीट, आपने खुद देख लिया था कि उसको एक इवेंट के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड में, और आप उसको पैसे क्या पे करे हो, नेशनल टीम का कैप्टन, उसने परफॉर्म करके आपको दिया। तो आने वाली नस्लों के लिए तो आप एक पैगाम दे रहे हो ना दैट्स कि भाई वेरी एक तो डिसअपॉइंटिंग, स्पोर्ट्स और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जितनी बात की जाए वो कम है। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी। आप प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। इस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ जो है जी बहुत एक्टिव हुआ है, हम सब जानते हैं। जो शेर जौहर टाउन में वाक़या हुआ था, शेर खुलने का, जिसने से शहरियों को ज़ख्मी भी किया था, उसके बाद जी गैर कानूनी शेर रखने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की तैयारी की गई है। और अब शहरी आबादी में जो भी शेर रखेगा या उसके साथ टिकटॉक्स बनाएगा, उसकी तशहीर करेगा, उसे 5 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मोहम्मद कामरान के साथ मौजूद हैं। जी हाफिज़ उस्मान, बताइएगा क्या बात हो रही है? जी बिल्कुल, डेरों के ऊपर शेर रखने का जो शहर लाहौर का कल्चर है वो मज़ीद बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कबल जो है वो एक वाक़या रूनुमा होता है जौहर टाउन के इलाके में। उससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात जो है वो शहर लाहौर में रिपोर्ट हुए और उसके बाद वाइल्ड लाइफ की जानिब से कार्रवाई भी की गई। तो वाइल्ड लाइफ की जानिब से उस वाक़े के बाद जौहर टाउन वाला जो वाक़या रूनुमा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं पंजाब भर में वो मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी वाइल्ड लाइफ की जानिब से कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर कामरान साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर कि जी ये जो डेरों के ऊपर शेर रखने का कल्चर है जो लाहौर में एक ये जो पिछले कुछ अरसे से ये तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ किस हद तक एक्शन लेगा और वाइल्ड लाइफ जो है वो इनको कैसे ख़त्म करेगा इस कल्चर को। तो आप सर बताइएगा कि एक तो शहरी आबादियों में डेरे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर फिर शेर रखना, फिर उसके बाद उन्हीं गैर कानूनी शेरों के साथ टिकटॉक बनाना, वीडियोस बनाना, ये आम आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा इस सोसाइटी के कल्चर को? जी, ये कल्चर कुछ सालों से थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर है वो एक बूम आया जिसमें हमारा एक जो सोशल मीडिया हमारा उसका बड़ा किरदार था। ठीक है, लेजिस्लेशन इस हवाले से बाकायदा की गई रिसेंट ईयर्स में, और अब जो है ना हमारे जो रूल्स हैं वो टोटली इसको डिस्करेज करते हैं। कोई बंदा जो है अब जो है अपनी वीडियोज़ टिकटॉक स्पेशली, ठीक है, या सोशल मीडिया की कोई भी वीडियो रील वो अब अगर बनाएगा इन एनिमल्स के साथ तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हमारा जो नया एक्ट आया है, जो इसमें अमेंडमेंट आई है, उसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया की वीडियो अगर कोई बनाएगा विद दीज एनिमल्स
तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और बाकायदा हमने की है, ये रूल बाकायदा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र आती है या कोई नोटिस में आती है तो उसके खिलाफ FIR भी होती है और अरेस्ट भी लोग हुए हैं और उन पे एक्शन हुआ है, और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा भी होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि शेर रखना नो डाउट जो शौकीन अफराद हैं, जो शौकीन हजरात हैं, अगर किसी ने रखना भी है तो लीगली तौर पे उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो कैसे किस दायरा कार में रह के शेर रख सकता है, उसकी SOPs क्या होंगी। अगर एक मिसाल है कि शहरी आबादी में किसी का डेरा है या किसी का फार्म हाउस है तो वो शेर रख सकता है शहरी आबादी में? बिल्कुल नहीं रख सकता। जो हमारे SOPs हैं बिग कैट्स के हवाले से वो बड़े क्लियर हैं। उसमें 10 एकड़ रकबा हो, ठीक है, शहर से बाहर हो, आबादी से बाहर हो, अर्बन एरिया से बाहर हो, और फिर उसकी जो स्पेस की SOPs हैं पर पेयर वो मेंशन्ड हैं कि इतना स्पेस होगा, उसकी जो फेंस होगी, उसका जो इनक्लोजर होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन ये होगी कि वो ये ना हो कि कल परसों जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए अपने मालिक से या केयर टेकर से और वो इसी तरह जो है ना वो बाहर आ जाए। ठीक है, वो जो लोग इन चीज़ों को मीट करेंगे, हमारी टीमें जाके विज़िट करती हैं, उसकी पूरी इंस्पेक्शन होती है, फिर उसकी अप्रूवल होती है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है ना उनको ना अलाउ किया जाता है। और जो अर्बन एरिया है, जो शहरी आबादी वाला एरिया है, वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिपार्टमेंट किसी को NOC दे। हम इस हवाले से बड़ा विगरसली इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं पंजाब में। और मैं एक चीज़ जो है ना वो चैनल्स की तवज्जो से पहले भी कह रहा हूँ पब्लिक से कि हमारी हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1107, उस पर कॉल करके हमें बताएं कि अगर उनके गली मोहल्ले में, लोकेलिटी में, एरिया में, सोसाइटी में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा फार्म हाउस, कोई ऐसा टू से डेरा है जहाँ पे लोगों ने इस तरह का कोई एनिमल रखा हुआ है, तो वो हमें इस पे कॉल करें और उस पे विद इन नो टाइम एक्शन होता है और होगा। अच्छा, दूसरा सर, ना सिर्फ शेर रखा जाता है, फिर उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उसके बाद फिर उसको मतलब बेचा भी जाता है। ये काफ़ी ऐसे वाक़यात आप तक भी पहुँचे होंगे, रिपोर्ट हुए हैं, तो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? एक तो गैर कानूनी शेर रखना, फिर उसकी आगे से ब्रीडिंग करवाना, फिर उसके बच्चों को बेचना, इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लें? देखें जी, इसका गैर कानूनी रखना ज़ाहिर है वो टोटली है ही इलीगल। ब्रीडिंग पे तो बाकायदा अब डिपार्टमेंट अपकमिंग डेज़ में बैन करने जा रहा है, इसकी कोई ब्रीडिंग नहीं होगी। जो लोग रखेंगे लाइसेंस लेंगे, उसके साथ रखेंगे, अर्बन एरिया से बाहर रखेंगे, आबादी से दूर रखेंगे और प्रॉपर SOPs फॉलो करके रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मौजूद थे एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मोहम्मद कामरान साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। जो शहर लाहौर में अब वाइल्ड लाइफ एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उसके ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जो वाइल्ड लाइफ के बनाए हुए कवानीन हैं, जो गैर कानूनी शेर रखेंगे या दीगर जो गैर कानूनी जानवर हैं वो रखेंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो सख्त होंगी। और इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की जाएगी। जी।